हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, जीव विज्ञान की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और पहला प्रश्न है कि सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसका केंद्र होती है? ऑप्शन है आप सभी के सामने प्रोटीन संश्लेषण का, बी है वसा संश्लेषण का, सी है प्रकाश संश्लेषण का, या डी है कोशिकीय श्वसन का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिकीय श्वसन का केंद्र होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था। प्रश्न को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये नहीं पूछ रहे हैं कि डीएनए की खोज किसने की थी। यदि खोज पूछा जाएगा तब आपका आंसर बदल जाएगा। तो यहाँ पूछा गया है कि डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किसने किया था। ऑप्शन ए है आर्थर कॉर्नबर्ग ने, बी है हरगोबिंद खुराना ने, सी है एमडब्ल्यू निरेनबर्ग ने, या ऑप्शन डी है वाटसन एवं क्रिक ने। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आर्थर कॉर्नबर्ग ने आपके डीएनए का सबसे पहली बार पात्र विश्लेषण किया था। जबकि यदि खोज पूछ ली जाए कि डीएनए की खोज किसने की थी तब आपका आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज करने वाले थे वाटसन एवं क्रिक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। यानी एक जो पादप कोशिका है और एक पशु कोशिका है, ऐसा कौन सा डिफरेंस है बीच में जो इन दोनों को अलग करता है। तो इनको अलग करने के लिए जो अंतर पाया जाता है वह किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति में, ऑप्शन सी है कोशिका कला में, ऑप्शन डी है केंद्रक यानी कि नाभिक में। तो केंद्रक दोनों में होगा, कोशिका भित्ति दोनों में होगी, कोशिका कला होगी, लेकिन इनमें अंतर यदि हम करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा हम इन दोनों में अंतर कर सकते हैं। यानी पादप कोशिका और आपके पशु कोशिका में अंतर किसके द्वारा किया जाएगा? तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। अगले प्रश्न को देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविक की शाखा को क्या कहते हैं। सीधा सा प्रश्न है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। ऑप्शन ए साइटोलॉजी में, बी है हिस्टोलॉजी में, सी है साइकोलॉजी में और डी है फिजियोलॉजी में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो टॉक्सिकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? ऑप्शन ए है वायरस का, बी है बैक्टीरिया का, सी है रोगों का, डी है विषों का। तो टॉक्सिकोलॉजी में हम विषों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। तो कोशिका का पावर प्लांट या शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है गाल्जी काय को, बी है माइटोकॉन्ड्रियन को, सी है राइबोसोम को, डी है लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम को तो हम आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। और आपके गाल्जी काय को हम क्या कहते हैं? तो इसे सूचना संकेतक के नाम से भी जाना जाता है। और आपके राइबोसोम हैं, इनका अलग अपना काम होता है, जबकि कोशिका का पावर प्लांट हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? ऑप्शन ए है फास्फोलिपिड से, लिपोप्रोटीन से, फास्फोलिपोप्रोटीन से, या फास्फोप्रोटीन से। तो यूकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वह किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फास्फोलिपिड की बनी होती है। देन अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है कि सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? ऑप्शन ए है कोशिका भित्ति का, बी कोशिका कला का, सी जाइलम की द्वितीयक भित्ति का, या कीटों के शारीरिक भित्ति का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेलुलोज कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षण के रूप में किया जाता है।
वह कौन सा पदार्थ है जिसका प्रयोग खाद्य संरक्षण के रूप में किया जाता है, परिरक्षण के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है सोडियम बेंजोएट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा खाद्य परिरक्षण के लिए हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। एक्वाकल्चर रेशम से है, फ्लोरिकल्चर अंगूर से है, या सेरीकल्चर पुष्प से है, या विटिकल्चर मत्स्य से है? तो यहाँ पर हमें सही कूट करना है। इससे पहले हमें करना होगा मिलान। तो विटिकल्चर का संबंध अंगूर से है, बिल्कुल राइट है। सेरीकल्चर का संबंध रेशम से है, ये भी सही है। और फ्लोरिकल्चर का संबंध पुष्प से है, जबकि एक्वाकल्चर का संबंध मत्स्य पालन से है। तो ए का आपका कौन सा हो जाएगा? ए का हो जाएगा डी, और फ्लोरिकल्चर का हो जाएगा सी, यानी कि बी का हो जाएगा सी, और सी का सेरीकल्चर का हो जाएगा रेशम, यानी कि आपके सी का हो जाएगा ए, और डी का हो जाएगा बी। तो आपका आंसर जो बनेगा वह हो जाएगा डी सी ए बी। तो डी सी ए बी का जो आपका ऑप्शन बन रहा है, यानी कि 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस प्रकार हम इस सूची का मिलान कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, और नेक्स्ट है कि जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक एकक है। जो भी जीव जीवित होते हैं उनका संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक एकक कौन सा है? ऑप्शन ए है कोशिका, बी है ऊतक, सी है अंग, और डी है तंत्र। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जीवित जीवों का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक एकक कोशिका कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रव्यीय कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? ऑप्शन ए है सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को, बी है गोल्गी काय को, सी है लाइसोसोम को, या डी है ग्लाइऑक्सीसोम को? तो राइट आंसर क्या होगा? जो कोशिका द्रव्यीय कोशिकांग है उसमें यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका ग्लाइकोऑक्सीसोम को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजन क्या होता है? प्रतिजन क्या होता है? ऑप्शन ए है प्रतिरक्षी का परिमाण, और बी है प्रतिरक्षी के विपरीत, सी है प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन, डी है प्रतिरक्षी का अवशेष। तो प्रतिजन का जो तात्पर्य है वह होता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रतिरक्षी के विपरीत। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रतिरक्षी निर्माण के लिए जो उद्दीपन होता है उसे ही हम प्रतिजन उद्दीपन के नाम से जानते हैं। अनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है? अनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है केंद्रक को, बी है आरएनए को, सी है एमआरएनए को, या डी है डीएनए को? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डीएनए को अनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कहा जाता है। यानी हम कहते हैं ना कि बच्चा अपने पिता पे गया है, माता पे गया है, हूबहू उनके ही जैसा लग रहा है, तो हूबहू क्या है? मास्टर कॉपी है। और कौन करता है? तो ऐसा हमारे डीएनए के कारण ही संभव हो पाता है। अगला प्रश्न है, सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? ऑप्शन ए है पशु के, बी है बैक्टीरिया के, सी है फंजाई के, और डी है पौधे के? तो ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पौधे में सेलुलोसी भित्ति पाई जाती है। नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? ऑप्शन ए है 1 माइक्रोन का होता है, 10 माइक्रोन का होता है, 100 माइक्रोन का होता है, या 1000 माइक्रोन का होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप अपनी नग्न आंखों से सबसे जो देखा जाने वाला कोषाणु है सबसे कम छोटे आकार का, वह हो जाएगा 100 माइक्रोन का। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? ऑप्शन ए है जीव द्रव्य कुंचन के कारण, बही पराशरण के कारण, सी है अंतःपराशरण के कारण, और डी है विशरण के कारण। तो कोशिका में जो स्फीत होती है, स्फीत का कारण होता है अंतःपराशरण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है?
ऑप्शन है कैरोटीनाइड, बी है क्लोरोफिल, सी है फाइटोक्रोम, डी है क्रिप्टोक्रोम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फाइटोक्रोम आपका जो है पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है। किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? निम्न में से जो आपके सामने ऑप्शंस हैं, किसमें हम यदि रख दें तो कोशिका का जो आयतन है वह बढ़ जाएगा? ऑप्शन है अति पराशरण दाबी घोल में, अल्प पराशरण दाबी घोल में, या सम पराशरण दाबी घोल में, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि सम पराशरण, बराबर के पराशरण दाबी घोल में यदि हम किसी कोशिका को रखते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है। तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीव विज्ञान के प्रश्नोत्तर। आई होप कि आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।